इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो कभी घटी ही नहीं, लेकिन उनका असर सदियों तक महसूस किया गया। बिल्कुल। हाँ। मतलब आज हम एक ऐसे ही विषय पे बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे भाषण की जिसे सुनने के लिए लोग इकट्ठा होने वाले थे। हम्म। पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन नहीं। उसे कभी मंच से दिया ही नहीं जा सका। और वो भाषण इतना तीखा, इतना स्पष्ट और वैचारिक रूप से इतना साहसिक था कि जिन लोगों ने सम्मान के साथ निमंत्रण भेजा था। उन्होंने ही घबराकर पूरा का पूरा कार्यक्रम रातों रात रद्द कर दिया। सही कहा। इस घटना की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि वो न दिया गया भाषण आज भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वही ऐतिहासिक लेख है जिसे हम जाति प्रथा उन्मूलन या अंग्रेजी में एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट कहते हैं। जी 1936 में लिखे गए इस मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसा क्या था, जिसने उस दौर के बुद्धिजीवियों को भी अंदर तक हिला कर रख दिया था। हमारा मिशन भी यही है कि हम इन स्रोतों के आधार पर उन विचारों की गहराई को समझें। देखिए 1930 का दशक वो समय था जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आजादी के लिए एकजुट हो रहा था। हर तरफ स्वतंत्रता संग्राम की गूंज थी। हाँ, और ऐसे माहौल में एक ऐसा दस्तावेज सामने आता है जो सीधे तौर पर यह सवाल उठाता है कि जिस समाज की नींव ही गैर बराबरी पर टिकी हो, वो समाज आजादी लेकर भी क्या करेगा। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से यानी इसकी बैक स्टोरी से शुरू करते हैं और 1936 के लाहौर चलते हैं। 1936 का लाहौर वैचारिक उथल-पुथल का केंद्र था। वहां जात पात तोड़क मंडल नाम का एक हिंदू सुधारवादी संगठन सक्रिय था। ये संगठन मुख्य रूप से सवर्ण हिंदुओं का था जो समाज से जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहते थे। और उन्होंने ही अपने वार्षिक सम्मेलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्षीय भाषण देने के लिए बुलाया था, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि अंबेडकर तब तक दलित अधिकारों के सबसे मुखर नेता बन चुके थे। मंडल को लगा होगा कि उनके मंच पर अंबेडकर के आने से आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कहानियां एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। हाँ, अंबेडकर ने अपना भाषण तैयार किया और जैसा तय हुआ था उन्होंने उस भाषण का ड्राफ्ट लाहौर भेज दिया ताकि सम्मेलन से पहले उसे छापा जा सके। लेकिन जब आयोजकों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ना शुरू किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद की थी ये भाषण उससे कहीं ज्यादा क्रांतिकारी था। मतलब अंबेडकर सिर्फ ऊपरी आलोचना नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, वे उस पूरी वैचारिक और धार्मिक नींव पर ही हथौड़ा चला रहे थे जिस पर जाति व्यवस्था टिकी हुई थी। और आयोजकों की घबराहट का मुख्य कारण भाषण का वो हिस्सा था जहां डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे तौर पर वेदों, शास्त्रों और रूढ़िवादी हिंदू धर्म की आलोचना की थी। उन्हें लगा कि अगर ये भाषण खुले मंच से दिया गया तो बहुत बवाल हो जाएगा, हिंसा भी हो सकती थी। हाँ, तो उन्होंने तुरंत अंबेडकर जी के साथ पत्राचार शुरू किया। इन पत्रों से पता चलता है कि आयोजकों ने बार बार ये अनुरोध किया कि वे अपने भाषण के कुछ अंशों को हटा दें या भाषा थोड़ी नरम कर दें, ताकि बात भी कह दी जाए और विवाद भी न हो। यहीं पर इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, हाँ। मोमेंट आता है। किसी भी आम नेता के लिए ये एक मौका हो सकता था कि वो थोड़ा समझौता कर ले, एक बड़े मंच के लिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने आयोजकों को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया कि वो अपने इस भाषण के ड्राफ्ट का एक कॉमा भी नहीं बदलेंगे। एक कॉमा भी नहीं। उनका तर्क बहुत सीधा था। किसी के डर से अपने विचारों को हल्का करना उनके लिए बौद्धिक बेईमानी होती। और इस अटल फैसले का नतीजा ये हुआ कि मंडल ने घबराकर वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया। पूरा का पूरा कार्यक्रम रद्द। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी मंच के मोहताज तो थे नहीं। सम्मेलन रद्द होने के बाद 15 मई 1936 को उन्होंने अपने ही खर्च पर इस भाषण की 1500 प्रतियां छपवा दी। हाँ, एक किताब के रूप में। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जैसे ही ये किताब बाजार में आई, हाथों हाथ बिक गई। जाहिर है लोगों में भारी उत्सुकता थी कि आखिर उस भाषण में ऐसा क्या था जिसे सुनने से ही लोग डर गए। बिल्कुल, जल्दी ही इसके कई संस्करण निकालने पड़े, अनुवाद भी हुए। ये तो हुई इसके वजूद में आने की कहानी। अब अगर इसके अंदर के विचारों की परतें खोलें तो जो सबसे पहली और बड़ी बहस सामने आती है वो है सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक सुधार। हाँ, उस समय नेशनल कांग्रेस राजनीतिक आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। उनका पूरा जोर इस बात पर था कि सत्ता अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था
कि जब तक भारत सामाजिक रूप से एक नहीं होता, राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस बात को उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से समझाया। स्रोतों में इसका जिक्र है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं के सामने एक आईना रखा। उनका सवाल था कि जो समाज अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को कुओं से पानी नहीं पीने देता, सड़कों पर चलने नहीं देता, क्या ऐसे समाज के नेताओं को सत्ता मांगने का कोई नैतिक अधिकार है? बहुत ही तीखा सवाल था ये। उनका स्पष्ट मानना था कि जाति व्यवस्था रूपी इस राक्षस को मारे बिना कोई भी राजनीतिक सुधार लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। और ये सिर्फ राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाजवादियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश की, जो सोशलिस्ट थे। हाँ, उस दौर में मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव था। यूरोपीय समाजवादियों का फॉर्मूला था कि समाज में विषमता केवल पैसे की है। अगर आर्थिक बराबरी आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि यूरोप का फॉर्मूला भारत पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अंबेडकर ने समाजवादियों को चेतावनी दी कि भारत का जो मजदूर वर्ग है, जिसे प्रोलेटेरिएट कहते हैं, वो केवल अमीर और गरीब में नहीं बटा है, वो ऊंच नीच और जातियों के कठोर खानों में बटा हुआ है। तो अगर कोई क्रांति करनी भी हो तो लोग एकजुट कैसे होंगे? बिल्कुल। जब एक गरीब मजदूर दूसरे गरीब मजदूर को अपनी जाति का न होने के कारण नीचा मानता है, तो वे मिलकर शोषक वर्ग के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक दिमाग में समानता का विचार नहीं होगा, कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। अगर आर्थिक क्रांति कर भी लें, तो भी सत्ता उन्हीं के हाथ में जाएगी जो सामाजिक रूप से ताकतवर हैं। सही बात है। शोषण का चक्र चलता रहेगा। और इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा तर्क अक्सर दिया जाता है। हाँ, जो लोग जाति व्यवस्था का बचाव करते हैं, वो इसे बड़ा हानि रहित सा नाम देते हैं। कहते हैं कि जाति और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ श्रम का विभाजन है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर, जो दुनिया के हर सभ्य समाज में होता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का इस पर जो पलटवार है, वो अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन विश्लेषण है। उन्होंने कहा कि ये श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि ये श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। मतलब काम का बंटवारा नहीं, काम करने वालों का बंटवारा। हाँ, एक सभ्य समाज में काम का बंटवारा इस बात पर होता है कि व्यक्ति की रुचि क्या है, क्षमता क्या है, ट्रेनिंग क्या है। लेकिन जाति व्यवस्था इंसान को जन्म के आधार पर ही वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में धकेल देती है, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। इसे आज के संदर्भ में अगर कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझें, मान लीजिए एक इंसान के अंदर एक बेहतरीन इंजीनियर बनने की क्षमता है जी, लेकिन कंपनी का नियम है कि क्योंकि वो एक खास डिपार्टमेंट में पैदा हुआ है जी, उसे जीवन भर सिर्फ सफाई का काम करना होगा। और दूसरी तरफ जिसे तकनीक की कोई समझ नहीं है, उसे सिर्फ जन्म के कारण चीफ इंजीनियर बना दिया जाए। तो ये सिर्फ उन दोनों इंसानों के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी के लिए एक आर्थिक आपदा है। और यही अंबेडकर समझाना चाह रहे थे। इस व्यवस्था के आर्थिक परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। समाज में अकुशलता फैलती है, व्यक्ति वो काम करने पर मजबूर होता है जिससे वो नफरत करता है, और जब नए उद्योग आते हैं तो जाति व्यवस्था लोगों को नए पेशे अपनाने से रोकती है। लोग अपने पारंपरिक काम से बंधे रहते हैं, भले ही उस काम की बाजार में मांग ना हो, जिसका सीधा नतीजा है गरीबी और बेरोजगारी। ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि कैसे एक सामाजिक कुरीति जी। सीधे देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देती है। इसके बाद लेख में एक ऐसा रूपक आता है जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला है। चूहों वाला रूपक। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे इसे एक भ्रम कहते हैं। वे लिखते हैं कि एक आदर्श हिंदू अपने बिल में रहने वाले चूहे की तरह होना चाहिए, जो दूसरों के संपर्क में नहीं आना चाहता। सुनने में ये कठोर लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। वो ये समझा रहे हैं कि कैसे जाति ने लोगों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग कर दिया है। एक ही गांव में रहते हुए भी लोग कटे हुए हैं, उनकी दुनिया केवल अपनी जाति तक सीमित है। और इसी अलगाव के कारण एक वास्तविक समाज का निर्माण नहीं हो पाता। डॉक्टर अंबेडकर इसे साझा जीवन या एसोसिएटेड लिविंग का अभाव कहते हैं। क्योंकि एक समाज तो तब बनता है ना जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, सहानुभूति हो, लेकिन यहाँ नैतिकता, दान सब अपनी जाति के सीमाओं में कैद हैं। अगर दूसरी जाति का व्यक्ति तकलीफ में है तो ये व्यवस्था उस मानवीय सहानुभूति को पनपने ही नहीं देती। इंसान केवल अपनी जाति के प्रति वफादार है, राष्ट्र के प्रति नहीं। और इस अलगाव का एक नुकसान ये भी हुआ कि हिंदू धर्म कभी एक मिशनरी धर्म नहीं बन सका।
मतलब वो नए लोगों को शामिल नहीं कर पाया। हाँ, अगर कोई दूसरे धर्म से आना भी चाहे तो व्यवहारिक सवाल ये खड़ा होता है कि उसे किस जाति में रखा जाएगा, क्योंकि जाति तो जन्म से तय होती है, चॉइस से नहीं। यही कारण है कि उस समय दयानंद सरस्वती जी जैसे सुधारकों द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन बहुत सफल नहीं हो पाया। जब आपकी संरचना में बाहर से आने वाले किसी नए व्यक्ति को शामिल करने की जगह ही नहीं है तो लोग जुड़ेंगे कैसे? जाति व्यवस्था एक ऐसा बंद कमरा है जिसका दरवाजा अंदर से लॉक है। बहुत सटीक बात कही। अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं का, इस बिखरे हुए समाज का असली समाधान क्या है? उस समय कई सतही प्रयास हो रहे थे। कुछ का मानना था कि अगर अलग अलग जातियों के लोग साथ बैठकर खाना खा लें, जिसे इंटर डाइनिंग कहते हैं, तो भेदभाव मिट जाएगा या उपजातियों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अंबेडकर ने इन उपायों को बहुत कमजोर बताकर खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि सिर्फ साथ खाना खाने से अपनेपन की भावना पैदा नहीं होती। आप अजनबी के साथ भी ट्रेन में खाना खा सकते हैं, पर वो आपका परिवार तो नहीं बन जाता। सही बात है। अंबेडकर की नजर में असली समाधान था अंतरजातीय विवाह, यानी इंटरकास्ट मैरिजेस, जिसे उन्होंने खून का मिलाप या फ्यूजन ऑफ ब्लड कहा है। जब दो अलग जातियों के लोगों का खून मिलेगा, रिश्तेदार बनेंगे, तभी वो अलगाव खत्म होगा। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर उस मूल समस्या, रूट कॉज पर प्रहार करते हैं, जो लोगों को अंतरजातीय विवाह करने से रोकती है। उनका विश्लेषण बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि लोग जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे जन्म से बुरे हैं या क्रूर हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि जाति व्यवस्था को शास्त्रों और वेदों की धार्मिक मान्यता प्राप्त है। और ये इस पूरे दस्तावेज का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। बिल्कुल। जब तक समाज में ये धारणा रहेगी कि ग्रंथ पवित्र है और उनमें लिखी हर बात ईश्वरीय आदेश है, लोग जाति के नियमों का पालन करते रहेंगे। कोई भगवान के आदेश के खिलाफ जाकर पाप का भागीदार तो नहीं बनना चाहता। इसलिए अंबेडकर का निष्कर्ष स्पष्ट था, ऊपर ऊपर से सुधार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उन वेदों और स्मृतियों की धार्मिक सत्ता को चुनौती देकर नष्ट नहीं किया जाता, जो जाति को जायज ठहराते हैं, समाज में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। इसमें आर्य समाज और उनकी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की भी कड़ी आलोचना की गई है। हाँ, 4 वर्णों की व्यवस्था। आर्य समाजी सुधारक अक्सर ये तर्क देते थे कि वे जन्म पर आधारित जाति के खिलाफ हैं। लेकिन वे समाज को 4 वर्णों में बांटने का समर्थन करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका कहना था कि ये बंटवारा व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर होना चाहिए। सुनने में ये तर्क आदर्शवादी लगता है। उन्होंने पूछा कि भारत की जो 4000 से ज्यादा जातियां हैं, क्या उन्हें समेटकर वापस 4 वर्णों में फिट करना मुमकिन है? ये प्रशासनिक रूप से असंभव है। और जो सबसे खतरनाक पहलू उन्होंने उठाया, वो था इस वर्ण व्यवस्था के अंदर शक्ति का असंतुलन। चातुर्वर्ण्य दरअसल समाज के एक बड़े हिस्से को निहत्था और असहाय बना देने का ब्लूप्रिंट है। वो कैसे? आदर्श रूप में शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास है, हाँ। हथियार रखने का अधिकार क्षत्रियों के पास और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार वैश्यों के पास। और शूद्रों का काम केवल इन तीनों की सेवा करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि जब आप एक पूरे वर्ग को शिक्षा, हथियार और संपत्ति, इन तीनों ताकतों से वंचित कर देंगे, तो वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे? बिल्कुल। जब इंसान के पास अपने अधिकारों को समझने के लिए शिक्षा ना हो, रक्षा के लिए हथियार ना हो और आत्मनिर्भर होने के लिए संपत्ति ना हो, तो वो पूरी तरह ऊपर के वर्णों की दया पर निर्भर हो जाता है। और ऐसी व्यवस्था में उसका शोषण होना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वो उस व्यवस्था का तयशुदा परिणाम है। अंबेडकर का ये तर्क आज भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, वो कितना जरूरी है। इस पूरी सघन चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जाति प्रथा उन्मूलन सिर्फ एक किताब या न दिया गया भाषण नहीं है। ये समाज के बुनियादी ढांचे का एक एक्सरे है, जो समाज की सबसे गहरी बीमारी को बेनकाब करता है। अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना सामाजिक समानता के, बिना लोगों के बीच सम्मान के, कोई भी राजनीतिक आजादी अंततः खोखली ही साबित होगी। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण केवल कागज पर लिखे कानूनों या सीमाओं से नहीं होता। जब तक लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव न हो, उनका जीवन वास्तव में साझा न हो, तब तक वो केवल एक भीड़ है, राष्ट्र नहीं। उससे परे हटकर आज के समय के लिए एक नया सवाल सामने आता है, जिस पर विचार करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में जहां हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े होने का दावा करते हैं, हाँ। क्या हमारे ऑनलाइन समुदाय, हमारे सोशल मीडिया के इको चैम्बर्स भी कहीं ना कहीं उसी पुरानी जाति मानसिकता का एक नया डिजिटल रूप तो नहीं बन गए हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या हम आज भी वैचारिक रूप से अपने अपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में ही रहना पसंद नहीं करते, जहां हम सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जो हमारे जैसे हैं? और दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति आज भी शून्य है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमने सच में अलगाव की मानसिकता का उन्मूलन किया है या सिर्फ उसका रूप बदल दिया है? मित्रों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ये क्रांतिकारी विचार आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही अनिवार्य है जितना पहले। यदि आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की यह मिसाल हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और क्या आपको लगता है कि जाति के विनाश के बिना एक मजबूत लोकतंत्र संभव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप भविष्य में भी ऐसे ही गंभीर और विश्लेषणात्मक वीडियो देखना चाहते हैं, तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूटे न। धन्यवाद।